वेलकम टू F9 क्लासेस 8 क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप बेटा कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। ऐसे सेकंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का 5th चैप्टर है, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम पहले, और अगर देखा जाए तो वैसे ऐसे सेकंड के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम है आपका क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के बारे में क्या बताया गया है, प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी जब तक ब्रिटिश यहाँ पर नहीं आए थे तब, और उसके बाद क्या हाल रहा, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग है आपकी 5.1 है आपका प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी प्री बोलते पहले, यानी ब्रिटिश पीरियड से पहले, यानी ब्रिटिश जब नहीं आए थे यहाँ पर उससे पहले की बात कर रहे हैं। इन द पीरियड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग रूरल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. Village handicrafts met the needs of the villagers, and urban settlements had their own artisans who fulfilled the needs of the people and the royalty. They also exported to foreign markets. तो कह रहे हैं ब्रिटिश पीरियड में जो है क्या था यहाँ पर, ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बहुत फ्लरिशिंग था, यानी वो बहुत फल फूल रहा था, ठीक है। चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, यानी रूरल यानी गांव के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी। वहाँ पर तो ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, यानी घर में ही जो लोग काम करते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि विलेज की जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो वहाँ के जो गांव वाले थे उनकी नीड्स को पूरा कर रहे थे आराम से, और जो अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर थे तो वहाँ के जो अर्बन यानी शहरों के जो आर्टिसंस थे वो वहाँ के रहने वालों की नीड्स को पूरा कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है या बाहर से किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं था। जो शहर के रहने वाले लोग थे वो शहर की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, क्राफ्ट्स को या हैंडीक्राफ्ट्स को, ठीक है। और गांव के रहने वाले गांव की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, और साथ साथ शहर वाले जो थे वो रॉयल्टी यानी जो महल की जो ज़रूरतें हुआ करती होंगी उनको भी बाकायदगी से पूरा कर लिया करते थे, ठीक है। और इनका सामान जो है वो बाहर दूसरी मार्केट्स में भी जाता था, यानी एक्सपोर्ट भी होता था। क्राफ्ट सेंटर्स, देयर वर सर्टेन सेंटर्स वेयर डिफरेंट क्राफ्ट्स फ्लरिश्ड ओवर जनरेशंस. Some main centers were Pune, Hyderabad and Tanjore were famous for their brass and copperware. Dhaka, Brooch यानी भरूच एंड मदुरई स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग फाइन मुस्लिन एंड कैलिको क्लोथ. सूरत, मसूलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर फेमस फॉर शिप बिल्डिंग. तो अभी बता रहे हैं हमें कि कुछ क्राफ्ट सेंटर्स है, फेमस क्राफ्ट सेंटर्स, ठीक है। यानी क्राफ्ट किसको बोलते हैं बेटा, कुछ भी चीज़ बनाने को क्राफ्ट बोलते हैं, ये समझ लिया आप इन शॉर्ट, है ना। तो अभी बता रहे हैं कि जो फ्लरिश क्राफ्ट सेंटर्स जो थे, यानी जो हमेशा से फल फूल रहे थे, बहुत जनरेशन बहुत साल हो गए थे उन्हें फलते फूलते हुए, तो उन्होंने एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, जैसे पूना, हैदराबाद और तंजौर जो है वो ब्रास और कॉपरवेयर के लिए थे, यानी ब्रास और कॉपर के बर्तनों वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। ढाका, भरूच और मदुरई जो है वो किस चीज़ के लिए था, ये कपड़े के लिए था। मुस्लिन और कैलिको क्लोथ ये 2 कपड़ों के नाम हैं। सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, शिप बिल्डिंग के लिए, यानी जहाज़ वहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है बेटा। Metalwork, making of gold and silver ornaments, carpentry, masonry, weaving, tailoring, stonework, etc. also flourished at various centers. अब कह रहे हैं कि ये कुछ और काम भी थे जो और फल फूल रहे थे अलग अलग सेंटर्स पर। जैसे मेटल वर्क था, यानी जो मेटल होता है, कोई भी मेटल ले लीजिए उसके ऊपर जो बुदाई का काम होता है, या इसके अलावा उससे कुछ बर्तन वगैरह बनाने हैं, तो ये सब काम भी होते थे। गोल्ड के और सिल्वर के ऑर्नामेंट यानी जेवरात बनाए जाते थे। कारपेंट्री की जाती थी, यानी लकड़ी का काम जो होता है। मैसनरी यानी वो जो घर वगैरह बनाने का काम होता है ना, या इसके अलावा और भी से कुछ बनाते हैं। तो वीविंग यानी बुनाई का काम, टेलरिंग या स्टोन वर्क, ये सभी काम जो है अलग अलग सेंटर्स पर हुआ करते थे। इनके भी अलग अलग सेंटर्स थे। मोस्ट ऑफ दीज क्राफ्ट्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन गिल्ड्स. द रूलर्स आल्सो पैट्रोनाइज्ड दीज गिल्ड्स व्हेन दे फाउंड दैट दीज गिल्ड्स फेच्ड अ साइजेबल इनकम फॉर द स्टेट. तो अब कह रहे हैं कि जितने भी क्राफ्ट्स हैं, अभी तक जितने भी क्राफ्ट्स का जिक्र किया गया है वो सभी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं था कि इनका कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, ये तो कुछ चंद लोग काम कर रहे हैं, नहीं। बाकायदा इनकी एक गिल्ड थी। गिल्ड बोलते हैं बेटा एक काम से रिलेटेड पूरा एक ग्रुप। जैसे मैसनरी है ना, तो मैसनरी के अंदर क्या होगा, जो सारे मैसन्स हैं उनका ग्रुप है, उनका कोई अपना हेड है जिससे वो अपनी बात कहते हैं, ठीक है। तो ये उसको गिल्ड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हर काम अपने अपने गिल्ड के द्वारा क्या था, प्रोटेक्टेड था। हर काम को अपना उनका गिल्ड जो है ना प्रोटेक्ट करता था, उनको बचा कर रखता था, ठीक है। और फिर आने वाले जनरेशन को वो पास आउट भी करता था। तो कह रहे हैं कि जो रूलर्स हुआ करते थे, यानी बादशाह जो होते थे, वो भी क्या करते थे, इन गिल्ड्स को सहारा देते थे, पैसे दिया करते थे, ताकि जब इनको फ़ायदा होगा तो राजाओं को भी फ़ायदा होगा। उनको ये मालूम था कि इन गिल्ड से या फिर इनकी जो स्किल्स हैं, इससे जो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, बाकायदा बहुत अच्छी इनकम भी हमें मिल सकती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. In the pre-British period, India was one of the leading manufacturers of cotton, wool and silk cloth. India produced a maximum amount of raw cotton and foreign textiles in the world. कह रहे हैं प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर इंडिया जो है ना लीडिंग मैन्युफैक्चर था कॉटन, वूल और सिल्क का। लीडिंग मतलब यानी एकदम ऊंचाई पर पहुंचता हुआ,
यानी इतना बेहतरीन यहाँ का कॉटन, वूल और सिल्क हुआ करता था कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो इंडिया ने जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉ कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल्स का सबसे ज़्यादा जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन जो जाती थी ना वो इंडिया से जाती थी। ठीक है, रॉ यानी कच्ची कॉटन भी, कच्ची कपास भी, और कॉटन टेक्सटाइल उसके कपड़े भी बनकर जाते थे। कॉटन कपड़े जैसे हम पहनते हैं ना गर्मियों में, हाँ, तो ज़रा और अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी इंडियन टेक्सटाइल्स लाइक मुस्लिम्स डाइड एंड प्रिंटेड क्लोथ एंड वोवन क्लोथ्स वर क्वाइट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द मेन सेंटर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर। तो अब कह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का इंडियन टेक्सटाइल होता था, जैसे मुस्लिन है, डाइड या फिर डाइड यानी जो रंगा हुआ होता है ना, वो प्रिंटेड क्लोथ है यानी इसमें प्रिंट्स पड़े होते हैं, या फिर वोवन यानी बुना हुआ जो कपड़ा है, वो बहुत ही पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में। तो इसके जो मेन सेंटर्स थे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ थे? पेटापुरी, मसूलीपट्टनम और मद्रास कहाँ थे? साउथ में थे। मुर्शिदाबाद एंड ढाका इन द ईस्ट, ये ईस्ट में थे। पतन, अहमदाबाद एंड सूरत इन द वेस्ट, ये तीनों वेस्ट में थे। लखनऊ, जयपुर, नाराज इन नॉर्थ, ये तीनों नॉर्थ में। ठीक है, यानी चारों डायरेक्शंस के अंदर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर रही थी। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन इन इंडिया, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू ट्रीट इंडिया एज अ कॉलोनी एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इट। कह रहे हैं कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी कि हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी कंपनी लगानी है। उसके बाद जाकर उन्होंने यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया, यानी अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर लिया। ठीक है, और साथ साथ वो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में भी अपनी जो दखल अंदाजी है वो करने लगी। ठीक है, और कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपने पैरों को मजबूत किया, अपने आप को जमा लिया। उसके बाद वो हमारे इंडिया को, यानी जहाँ पर वो आए थे वहीं को उन्होंने क्या कर दिया? कॉलोनी बना दिया। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? आप इस तरह समझिए, इसका गुलाम बना लिया। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, और गुलाम भी बना लिया, प्लस उसको एक्सप्लॉइट करना भी शुरू कर दिया, यानी उसको नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज पार्टिकुलरली ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने किस तरह हमें इम्पैक्ट किया, किस तरह हमारे ऊपर असर डाला, और खास करके इंडियन टेक्सटाइल्स पर उसका क्या असर हुआ। ठीक है बेटा, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। मेरा डिक्लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब इसकी मांग थी, सब लोग उसको मांग रहे थे, मतलब अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था हमारा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ जाना, यानी डाउनवर्ड, यानी डाउनफॉल, है ना, यानी अगर हिंदी में बोले तो पतन हो जाना इंडियन टेक्सटाइल्स का। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट डिस्पाइट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडस्ट्री वर नॉट स्ट्रॉन्ग। By the late 18th century, the textile industry of India had declined considerably because of reduction in demand. अभी कह रहे हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो पॉपुलैरिटी इतनी ग्रो कर रही थी इंडियन टेक्सटाइल्स की, यानी बहुत पूरी वर्ल्ड में इनकी मांग बढ़ रही थी, सब लोग जान रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, इसके बावजूद भी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज थी हमारे इंडिया के अंदर, या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ठीक है, उनकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कह रहे हैं 18वीं सदी के आखिर तक आते आते जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या हो गई? बिल्कुल ही लगभग बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई एक तरीके से। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी जो डिमांड है, ये जो कपड़े की डिमांड है वो क्या हो गई? रिडक्ट हो गई, बिल्कुल कम हो गई। देखिए बेटा, कोई भी इंडस्ट्री जब तक ही चल पाएगी ना, जब तक उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में रहेगी, जब चीज़ें बिकती रहेंगी तो उनका खर्चा भी चलता रहेगा, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उनको भी सैलरी मिलती रहेगी। जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो ना तो चीज़ बन पाएगी। ठीक है, और जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो भी आगे कोई खरीदेगा नहीं, है ना, तो इससे भी नुकसान होगा। तो इसीलिए जो क्या हुई, कंपनियां डिक्लाइन हो गई पूरी। वीवर्स, स्पिनर्स, डायर्स, प्रिंटर्स एंड अदर्स एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री हैड बिगन टू लीव देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। मैनी रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। तो कह रहे हैं जो बुनने वाले होते हैं ना, वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, डायर्स, ये सब ये कपड़े बनाने वाले हैं, यानी किसी तरीके से कपड़ा बनाने में अपना योगदान देते हैं। प्रिंटर्स हैं, इसके अलावा और जो भी लोग हैं उन सब ने क्या करा? उन सब ने इस इंडस्ट्री को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी ये इनका पुश्तैनी काम था, उसके बावजूद भी इन्होंने इनको छोड़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो किसी और काम में लग गए जाकर के। क्यों? क्योंकि जब डिमांड खत्म हो गई तो अब इसके अंदर पैसा नहीं रहा, जब पैसा नहीं रहा तो वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, है ना। तो इसके अलावा डिक्लाइन के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब हमें तो बस बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि क्या क्या, मतलब हमें क्या नज़र आ रहा है कि डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म होने के पीछे भी तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो देखते हैं क्या क्या बातें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, आप लोग इन इंग्लैंड। इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड। This was a matter of concern for British cloth manufacturers. They began to put pressure on their government to ban the import to Indian textiles. क्या इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो इंग्लैंड में बहुत अच्छी डिमांड में थी, यानी बहुत ज़्यादा उनकी मांग थी वहाँ पर, बहुत उसको जो है पसंद किया जाता था इंग्लैंड में हमारे यहाँ के कपड़े को। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ब्रिटिश क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स। कह रहे हैं कि अब जो है ये जो मसला था, ये ब्रिटिश क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स यानी जो ब्रिटिश में रहने वाले जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे, कपड़ा बनाने वाले थे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। क्यों मसला था?
क्योंकि जब वो कपड़ा बना रहे हैं तो उनका कपड़ा नहीं बिक पा रहा है, किसके कंपैरिजन में, इंडियन कपड़े के कंपैरिजन में। दे बिगेन टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू करा कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स के जो इम्पोर्ट हो रहा है, यानी जो बाहर से इंडियन टेक्सटाइल आ रहा है हमारे देश में, उसको बिल्कुल क्या करें, बैन कर दें। So in 1720, the government in Britain passed the Calico Act, which banned the import of printed cotton cloth into England. अब ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में क्या हुआ, तो वहाँ की सरकार ने 1720 में ब्रिटेन में कानून पास कर दिया। उस कानून का क्या नाम था, कैलिको एक्ट। ठीक है, तो इसलिए इस कानून ने क्या करा, इस कानून ने बैन कर दिया कौन सा कपड़ा, इंडिया से आने वाला प्रिंटेड क्लोथ। ठीक है, यानी जो जिस पर डिजाइन बने रहते हैं वो वाले कपड़े को उन्होंने अंदर आने से, मतलब इंग्लैंड में आने से मना कर दिया। The British government also imposed high duties on other Indian clothes coming into Britain. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज तो मना कर दी बिल्कुल कि ये नहीं आएगा, है ना, और बाकी जितने भी कपड़े आ रहे थे उनके पास, जितने भी कपड़े वो यहाँ से लेकर जा रहे थे, उन पर उन्होंने हाई ड्यूटीज लगा दी, यानी हाई टैक्स लगा दिया। ठीक है, जितने भी कपड़े यहाँ से जा रहे थे। This meant that the Indian cloth that reached England was more expensive than the locally produced cloth. अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से बनकर जो चीज जा रही है उसको फिर टैक्स का भी सामना करना पड़ रहा है, तो खुद ब खुद उसकी कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो किसके कंपैरिजन में, अब ब्रिटेन में बनने वाला जो कपड़ा है वो वहीं पर बनकर वहीं पर बिक रहा है, तो उसकी कीमत तो जाहिर कम ही होगी। और इंडिया से जो कपड़ा जा रहा है वो यहाँ की भी लागत लग रही है, फिर सफर का भी पैसा लग रहा है उसके अंदर, फिर प्लस टैक्स भी लग रहा है, तो वो काफी एक्सपेंसिव हो गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। दिस मेंट दैट द इंडियन क्लॉथ दैट रीच्ड इंग्लैंड वाज मोर, ये तो हाँ ये बताइए है, द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ डिक्रीज एंड द इंडस्ट्री सफर्ड इन इंडिया। तो अभी कह रहे हैं कि इंडियन क्लॉथ की जो डिमांड है वो क्या हो गई, घट गई, और इंडस्ट्री ने फिर जाहिर है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, इंडस्ट्रीज को भुगतना पड़ा, इंडिया की। तो इस तरह जो है डिमांड कम हुई। क्या करा उन्होंने पहले तो एक एक्ट लगा दिया, कैलिको एक्ट, कि भाई प्रिंटेड क्लॉथ तो बिल्कुल नहीं आएगा इंग्लैंड में, है ना। और दूसरा क्या करा उन्होंने, दूसरा जो है जो बाकी जिस कपड़े को उन्होंने आने की इजाजत दी, लेकिन साथ में उसकी बहुत सारी हाई टैक्सेस लगा दी, हाई ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशनाइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। क्लॉथ बिगिन टू बी मेड ऑन मशीन्स, दिस मेड इट चीपर देन क्लॉथ मेड बाय हैंड। अभी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, आपने ये पढ़ रखा है, साथ चैप्टर में आई थिंक पढ़ाया होगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, यानी जब हाथ से बनने वाली चीज़ों के स्थान पर चीज़ें जो है मशीन से बने हैं, उनको हम कह सकते हैं, ये आप ही कह लीजिए मशीनीकरण कह लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ये भी कोई गलत वर्ड नहीं है ना। तो मशीनीकरण यानी जो भी काम अब हो रहा है वो किस पर हो रहा है, मशीन पर हो रहा है। पहले एक काम को करने के लिए 10 लोग मिलकर बना रहे हैं, 10 लोग मिलकर बना रहे हैं, उसमें टाइम भी लग रहा है थोड़ा, है ना, और जाहिर है जब 10 लोगों को सैलरी दी जाएगी तो जाहिर है उस चीज़, वो जो चीज़ है उसकी कीमत भी ज़्यादा ही होगी। लेकिन जब मशीन पर बन रही है कोई चीज़, तो एक आदमी चाहिए जिसको ऑपरेट करना आता हो। मशीन तो एक दिन में हज़ारों करोड़ों चीज़ बनाकर हमारे सामने रख देती है और थकती भी नहीं है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि इससे टाइम और पैसे की बचत होती है, और बुरा इसलिए है कि इससे बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। भाई पहले क्या कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे थे, सपोज दुपट्टा बनाना है, कढ़ाई करनी है दुपट्टे के ऊपर, 10 लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मशीन आ गया, मशीन के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए जिसको ऑपरेट करना आता हो मशीन को, बाकी सारे लोग कहाँ गए, वो सब बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर क्राइम्स बढ़ते हैं सोसाइटी में। तो अभी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी बदलाव, जिसको हम कहते हैं, रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। ठीक है, अब जो कपड़ा था वो किससे बनने लगा, मशीन से बनने लगा। इस वजह से वो कपड़ा क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, हाथ से बनने वाले कपड़े के कंपैरिजन में। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो कढ़ाइयाँ सिर्फ हाथ से अभी भी होती हैं, यानी मशीन से नहीं हो पाती, वो इतनी महंगी होती है, उनके कपड़े इतने महंगे। तो अब जो महंगी महंगी कढ़ाइयाँ होती हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, मतलब महंगी से मतलब क्या है कि जो मशीन से नहीं हो पाती है ना, मशीन से जो कढ़ाई हो पाती है इजीली, वो तो हमें ऐसे आराम से मिल जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन जो ऐसी थोड़ी सी एक्सपेंसिव कढ़ाइयाँ, एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, तो ज़रूरी उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो हैंडमेड जो कारीगर हैं वो अपने हाथ से खुद काम कर रहे हैं, तो जाहिर है जितने भी कारीगर लगेंगे उन सबकी सैलरी भी निकालनी पड़ेगी उसके अंदर से। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ क्या होती है, महंगी हो जाती है। बस मशीन के अंदर क्या होता है, मशीन से हमने एक बार खरीद ली तो उसका पैसा एक बार हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें 1 या 2 आदमी रखने हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, बाकी वो काम खुद करते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस डालने हैं उसको, खुद ब खुद वो करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन क्राफ्ट्समैन हु मेड क्लॉथ बाय हैंड हैड टू कम्पीट विद द मशीन मेड क्लॉथ ऑफ ब्रिटेन। Indian textiles also lost out to British textiles on the issue of price in the European and American markets. कह रहे हैं कि इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे, जो कपड़ा किससे बनाते थे, हाथ से बनाते थे। ठीक है, अब उनको क्या करना था, अब उनको कम्पीट करना था मशीन मेड क्लॉथ से, यानी ब्रिटेन में जो कपड़ा बन रहा है मशीन से बन रहा है, इंडिया में जो कपड़ा बन रहा है वो यानी मजदूर अपने हाथ से बना रहे हैं। ठीक है, मशीन से नहीं बना रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि अभी कंपटीशन हो गया ब्रिटेन और इंडिया के कपड़ों का। अब देखिए लोग जो है वो चीज़ अच्छी भी देखते हैं प्लस सस्ती भी देखते हैं, है ना, यानी उन्हें हर तरफ से फायदा होना चाहिए। अब इंडिया का सामान अगर अच्छा भी है लेकिन महंगा भी तो है ना, तो जाहिर है कि उसको क्या हो जाएगा, उसको लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर यही हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है, इंडियन टेक्सटाइल ने अपनी पकड़ को जो है वो खो दिया ब्रिटिश टेक्सटाइल्स की कंपैरिजन में, सिर्फ किस वजह से, प्राइस की वजह से, महंगा और सस्ते की वजह से। ठीक है, चाहे वो यूरोप की बात हो चाहे वो अमेरिका की बात हो, सब जगह किसका कपड़ा चलने लगा, यूरोपियन कपड़ा चलने लगा। ठीक है, यूरोपियन क्लोथ की मांग ज्यादा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि वो सस्ता था। The conquest of Bengal. The conquest of Bengal and eventually the whole of India opened up a vast market for manufactured textiles from Britain. The Industrial Revolution was already in full swing and Britain began to dump its finished textiles in India. अब देखिए क्या हुआ, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है यानी जब बंगाल पर कब्जा हो गया। ठीक है, बंगाल पर जब कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो बे ऑफ बंगाल है, यानी जैसे सपोज कि ये इंडिया है हमारा, है ना, तो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से उन्होंने यहाँ पर हुगली नदी वहाँ पर उन्होंने एंटर किया था इंडिया में। ठीक है, वहीं पर इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को डेवलप किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे यहीं पर रहे, तो यहाँ पर इन्होंने बंगाल पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। आपका क्या था कि इंडिया वाले लोग तो यहाँ पर तो बाहर से आने वाली कंपनी को कुछ टैक्स भी देना पड़ रहा है, एक तरीके से एक चौकीदारी हो रही थी यहाँ से, है ना, लेकिन जब ये भी इनके अंडर आ गया, इंडिया कब्जे में आ गया, तो यानी चौकीदारी भी खत्म हो गई। अब इससे क्या हुआ, इससे जो पूरे जो इंडिया था वो खुल गया एकदम से, पूरी मार्केट जो है ना, पूरी की पूरी मार्केट खुल गई ब्रिटेन के लिए। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन के यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब यहाँ पर इनके पास क्या था, इनके पास खूब सामान, खूब कपड़ा बन रहा था। ठीक है ना, खूब सामान ये बना रहे थे। और जो फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने फुल स्विंग में था, यानी पूरे चरम सीमा पर था अपने, ना बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था उस वक्त। ठीक है, ये बताना चाह रहे। तो ब्रिटेन ने जितना भी सामान उन्होंने बनाया उसको यहाँ पर ला करके उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया। डंप का मतलब क्या है, उन्होंने बना लिया, अब उनको क्या करना है, बेचना है। अब बेचने के लिए उन्होंने यहाँ पर उसको लाना शुरू कर दिया भर भर के। अब देखिए, पहले इंडिया का कपड़ा कहाँ से लॉस्ट आउट हुआ, ब्रिटेन की मार्केट से लॉस्ट आउट हुआ। अब जब यहाँ पर ब्रिटेन का सामान आने लगा और यहाँ पर वो चीज़ क्या है, सस्ती पड़ रही है हमें, और ये भी कभी विलायत से आई चीज़ें है ना, तो लोगों ने फिर यहाँ पर इंडिया के कपड़े को कंपैरिजन में इसका कपड़ा यूज़ करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन का कपड़ा यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी इंडिया की जो मार्केट है वो दोनों तरफ से खत्म होती चली गई, ब्रिटेन से भी, अमेरिका से भी और इंडिया से भी। इंडिया वंस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर वाज नाउ फास्ट टू बिकम एन इंपोर्टर। कह रहे हैं कि इंडिया जो है जब कभी भी लीडिंग एक्सपोर्टर था पहले, यानी सारा सामान यहाँ से बाहर जाया करता था, जाहिर तो उसकी बहुत अच्छी सी पेमेंट भी उनको होती थी, लेकिन अब उसको इस बात पर फोर्स किया गया कि अब वो एक इंपोर्टर बन जाए, यानी अब उसको बाहर से सामान मंगवाना पड़ेगा। जब हम बाहर सामान मंगवा रहे हैं, इट मीन्स कि हम जो है कमज़ोर हैं। कमज़ोर से मतलब क्या है, यानी हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपने सामान को खुद बना सकें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों। ठीक है, तो हमारे यहाँ से इंडिया सारा सामान पहले क्या एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब ब्रिटेन ने क्या कर दिया, उसको बाध्य कर दिया, उसको जो है कंपेल करना कर दिया कि नहीं, अब आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा बाहर से सामान। ठीक है, द ब्रिटिश began to follow the policy of one-way free trade. This meant that British textiles coming into India did not pay any duty, while Indian textiles sent to England had to pay prohibitive duties. अब देखिए इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन ने एक पॉलिसी लगाई वन वे फ्री ट्रेड। वन वे फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन से सामान यहाँ पर आ रहा है तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उनको बखूबी आने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया से कोई भी सामान वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर उनको टैक्स का भी सामना करना पड़ेगा, प्लस वो कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो वहाँ पर उनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। ये लिखा है यहाँ पर कि ब्रिटिश टेक्सटाइल जब इंडिया आएंगे तो उनको कोई भी एनी ड्यूटी मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। जबकि इसी बीच अगर हम देखें कि इंडियन टेक्सटाइल्स अगर इंग्लैंड जाएंगे तो उनको अच्छा खासी एक प्रोहिबिटिव ड्यूटी देनी पड़ेगी। प्रोहिबिटिव ड्यूटी का मतलब क्या होता है, सख्ती से मना है ये चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स देते हुए चीज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सपोज आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप सुनते रहते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। बहुत सारे बच्चे सोचते हो शायद कि भाई हम तो पेट्रोल का हमें कुछ काम ही नहीं है, हमारे घर में तो कोई गाड़ी नहीं है ना, या अगर गाड़ी है भी तो पापा के पास है, उनको टेंशन होगी इस बात की। बेटा ईच एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स, यानी हर चीज़ जो है उस पर पेट्रोल की कीमतों का असर पड़ता है। इवन अगर आने वाले खिलौने भी है ना आपके, तो खिलौनों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो जो लाने वाला है उसको ज़ाहिर जो हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, प्लस पेट्रोल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो जो खिलौने वो लेकर आ रहा है उसके अंदर उसकी कीमतों को एडजस्ट किया जाएगा। इट मीन्स कि हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या पहनने ओढ़ने की चीज़ें हो, या फिर खेलने की चीज़ें हो, सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं।
This along with the fact that that British cotton cloth was manufactured on machines made it much cheaper than the Indian textiles. So Indian textile producers were thrown out of business. तो अब ये कह रहे हैं कि वही वाली बात सामने आई कि जब उनकी कपड़े मशीन पर बन रहे हैं और यहाँ का जो कपड़ा है वो ऑन हैंड बनाया जा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन थे, यानी जो उसमें इन्वॉल्व थे, वो सब क्या हो गया, थ्रोड आउट ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट से उनको बाहर कर दिया गया। यानी अब जाहिर है जब उनकी चीज़ों की डिमांड नहीं है तो वो क्या बेचेंगे, जब वो कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, उनका कपड़ा ऐसे का ऐसे रखा हुआ है, एक तो लॉस हो रहा है उनको, या फिर ऐसी औनी पौनी कीमतों पर उनको बेचना पड़ेगा और उसके बाद आगे के लिए भी कोई ऑर्डर उनके पास नहीं होगा। तो इस तरीके से वो क्या होगा, मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो गए। सो इंडियन हो गया। एज अ ब्रिटिश वेंट अबाउट कंक्वायरिंग वन इंडियन टेरिटरी after another, the native rulers, nobles, landlords and others who patronized the craftsmen lost their power. As a result, there was a sudden downslide. अभी कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने क्या करा, धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी को, यानी पूरी इंडियन टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी रूलर्स थे, या जो जितने भी अमीर लोग थे, नोबल्स जितने भी थे, या जो जमींदार लोग थे, जिन लोगों ने क्या किया था, उन गिल्ड्स को पैट्रोनाइज किया था, उन गिल्ड्स को पैसा दिया था, उन गिल्ड्स के ऊपर अपना पैसा लगा रखा था कि जब इनको फायदा होगा तो जाहिर ही फायदा हमें भी होगा। तो वो सब क्या होगा, अब जब लॉस हो गया इतना सारा, जब लॉस हो गया तो वो सब भी क्या होगा, पावर से मतलब अपनी जो उनकी पावर थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, यानी वो सब भी बिल्कुल जीरो पर आ गए। तो इसी रिजल्ट की मतलब इसका क्या रिजल्ट हुआ कि सब चीज़ें जो है वो किस पर चली गई, डाउन स्लाइड पर चली गई, यानी सब चीज़ें बिल्कुल गिरती चली गई। इन डिमांड दिस लॉस ऑफ पैट्रोनेज वाज अ सीवियर ब्लो पार्टिकुलरली to those weavers who produce expensive textiles like brocades। तो अभी कह रहे हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, यानी सारी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई मार्केट से, तो सबसे ज़्यादा मतलब इन्होंने पैट्रोनेज भी खो दी अपनी। पैट्रोनेज मतलब यानी जो उनको सपोर्ट मिली हुई थी लैंडलॉर्ड्स वगैरह से, वो सब इन्होंने खो दी। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो उन वीवर्स को हुआ जो एक्सपेंसिव टेक्सटाइल्स को बनाते थे। ठीक है, जैसे ब्रॉकेट्स वगैरह, ये एक्सपेंसिव टेक्सटाइल था, महंगे कपड़े हुआ करते थे, तो जब भी मार्केट में गए ही नहीं, इनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों को हुआ। ठीक है, अभी अगला पॉइंट दिखा रहे हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, यानी क्या असर हुआ इसका। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अभी कह रहे हैं कि इस सब के डिक्लाइन से, यानी इस सब के पतन से ये सामने आया कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है वो सब क्या हुआ, वो सब खत्म हो गया। अब इंडिया जो है वो क्या बन गया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। रॉ मटेरियल बोलते हैं कच्चा माल। कच्चा माल यानी जैसे सपोज कि हमें क्या बनाना है, कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए हमें कॉटन का थ्रेड चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए बहुत सारी और चीज़ें चाहिए। तो ये सब क्या होता है रॉ मटेरियल। जैसे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक फ़ैन का एग्जांपल लीजिए। तो फ़ैन है, तो फ़ैन के अंदर क्या होता है, फ़ैन के अंदर एक डायल है, ठीक है, उसकी विंग्स हैं, उसके अंदर लगने वाले नट बोल्ट्स हैं, स्क्रूज हैं। तो ये सब क्या है, कच्चा माल है। जब वो पूरा मिलकर तैयार हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा था, कच्चा माल तो बाहर जा रहा था बहुत ही कम कीमतों पर। ठीक है, और वहाँ से तैयार होकर के यहाँ पर आ रहा था और वो अच्छी खासी कीमत हमसे ले रहे थे। ठीक है, These goods entered the Indian market virtually free, while Indian goods were kept out of Britain's markets. Britain cotton cloth flooded the Indian markets. Many weavers and spinners became jobless. तो अभी क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि जो भी सामान बाहर से तैयार होकर आ रहा था इंडियन मार्केट के अंदर, वो सब फ्री था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा था, बंगाल पर कब्जा कर लिया था और बंगाल के रास्ते पानी के रास्ते सामान आता था और पूरी की पूरी इंडिया के मार्केट में फैल जाया करता था। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया का जो सामान था, जितना भी टेक्सटाइल वगैरह के जितने भी कपड़े वगैरह जो भी कुछ भी सामान यहाँ से जा रहा था, वो ब्रिटेन से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया गया था? क्योंकि लोग उसको खरीद ही नहीं रहे थे। अब आप देखिए आजकल हम चाइना की चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं, भाई फोन्स भी चाइना के लेते हैं, है ना, और खिलौने बच्चे चाइना के ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो वो चीज़ें क्या बनाते हैं, थोड़ी सी यूनिक बनाते हैं, और प्लस ऐसी होती है कि सस्ती होती है, खो गई तो कोई टेंशन नहीं है, टूट गई तो कोई टेंशन नहीं है बनिस्बत इसके कि इंडियन अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं तो। हालांकि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपना सपोर्ट, सारा का सारा सपोर्ट अपनी कंट्री को दें, है ना, यानी कुछ खरीदना है उसके लिए भी, कुछ अगर बेचना है तो उसके लिए भी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर चाइना कोई भी सामान बिक रहा है यहाँ पर, तो फायदा इंडिया ज़्यादा चाइना को हो रहा है क्योंकि उसके पास सारा पैसा जाएगा वो, है ना। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि बहुत टैक्स तो लगता नहीं है चीज़ों पर, कि इतना टैक्स लगा। अभी देखेंगे आप कि लॉकडाउन से पहले जो चीज़ें, लॉकडाउन में टैक्स लगाए बहुत ज़्यादा, है ना। लॉकडाउन से पहले जो चीज़ें 7,000 की थी, मैंने मतलब एक फ़ोन देखा था 7,000 का था, तो लॉकडाउन के अंदर वो फ़ोन 14,000 का हुआ था। ठीक है, देखिए अब आप ये सोचिए टैक्स कितना ज़्यादा टैक्स लग रहा था उसके ऊपर, वहाँ से आने, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ से लाने के लिए भी तैयार थे। यानी 7,000 रुपीज़ का तो मतलब वो कॉस्ट थी उसकी, एक्चुअल कॉस्ट, और 7,000 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स लग रहा था, या एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लग रहे थे।
तो इस तरीके से कीमतें बढ़ जाती हैं, डबल कीमत हो गई बिल्कुल, है ना, 14,000 का हो गया वो। तो ऐसे ही हमें बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो सामान आया था ब्रिटेन का, वो बिल्कुल फ्री, मतलब उनको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना, जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो सब डायरेक्ट उनका प्रॉफिट मिल रहा है उनको, ठीक है। लेकिन इंडियन गुड्स जो था बिल्कुल ब्रिटेन के मार्केट से बाहर हो चुका था। ब्रिटेन कॉटन क्लोथ फ्लोरिड, हाँ, ब्रिटेन का जो कॉटन का कपड़ा था उसने क्या करा, उसने इंडियन मार्केट्स को भर दिया। फ्लोरिड में होता है जिससे बाढ़ आती है ना, पानी भर जाता है सब तरफ, तो ऐसे ही हर तरफ ब्रिटेन का कपड़ा भरा था इंडियन मार्केट्स के अंदर। बहुत सारे जो वीवर्स थे, बहुत सारे जो स्पिनर्स थे, वो सब क्या हो गए, जॉबलेस हो गए, उनके पास कुछ काम ही नहीं बचा करने के लिए, और जो वो काम कर रहे थे, जो उनको आता था, वो उनसे छीन लिया गया। Deurbanization. With the decline of the textile industry, there was large-scale deurbanization. The condition of the Indian textile workers continued to decline because the company's agents controlled both the supply of raw material and the market for the finished good products. अभी कह रहे हैं कि डीअर्बनाइजेशन हो गई। डीअर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो शहरीकरण पहले हो रहा था, अब वापस से वो पीछे की तरफ जाने लगा। देखिए, गांव और शहर के कंपैरिजन में हमेशा क्या आगे होता है, मतलब विकास में, डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो हमेशा शहर आगे होता है ना, लेकिन शहरों का भी डीअर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी वापस वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। रीजन क्या है कि कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या हो गया, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, वो बिल्कुल गहराई में चली गई, डाउनफॉल हो गया उसका। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लार्ज स्केल पर डीअर्बनाइजेशन हुआ, यानी जो लोग गाँवों से यहाँ शहरों में आए थे काम करने के लिए, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, जिन्होंने वर्कर्स रखे थे, तो वो सब अब क्या होगा, बेकार हो गए। अब यहाँ पर वो क्या काम करेंगे, या तो कुछ लोगों को तो वापस लौटना पड़ा अपने अपने गाँव, ठीक है, कुछ लोगों को कुछ और काम ढूंढने पड़े। इस तरीके से एक मतलब जो एक सेटअप चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी बता रहे हैं कि इंडिया की जो कंडीशन थी, इंडिया की जो टेक्सटाइल वर्कर्स की कंडीशन थी, वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में जाती रही, क्योंकि कंपनी के जो एजेंट्स हुआ करते थे उन्होंने सब चीज़ें कंट्रोल कर ली। यानी सब चीज़ें कंट्रोल क्या कर ली, अब वो रॉ मटेरियल भी क्या कर, रॉ मटेरियल भी खुद ही बेच रहे हैं, यानी हमारी कंट्री में आकर हमारी ही चीज़ों को वो खुद ही बेच रहे हैं। रॉ मटेरियल है जैसे कपास है, या इसके अलावा कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो भी वो खुद ही बेच रहे हैं, और प्लस जो वहाँ से सामान आ रहा है वो भी वो खुद ही बेच रहे हैं। दोनों तरफ से फायदा उनको ही हो रहा है, और सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो सब क्या है, बेरोजगार है। The spinners and weavers were forced to buy the raw material at higher prices and to sell the finished goods at very low prices. This brought about total ruin to the families of weavers and spinners who were in this business for generations. तो आप क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, जो बेचारे कुछ लोग थे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कुछ लोग थे जो अभी भी खड़े थे, जो काम कर रहे थे, तो उनके साथ भी क्या कर रहे थे, जितना भी रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, उस सबको जबरदस्ती उनको जो है ना महंगी महंगी कीमतों पर उनसे खरीदवाते थे, ठीक है। और जो सामान बाहर से आता था, यानी ब्रिटेन से जो भी सामान आता था, उसको बहुत ही कम कम कीमतों पर उसको खरीदवा लिया करते थे, ठीक है। यानी जो यहाँ के जो लोग थे, स्पिनर्स और वीवर्स जो थे, उनसे कच्चा माल बहुत महंगी कीमतों पर उन्होंने क्या करा, खरीदवाया कि भाई इतनी कीमत पर खरीदना पड़ेगा आपको। जो सामान उन्होंने बनाकर तैयार किया, जो प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया, उसको बहुत सस्ती कीमतों पर मतलब खरीदते थे उसको खुद, ताकि फिर यहाँ से खरीद कर फिर वहाँ जाए ब्रिटेन में जाकर उसको महंगा करके बेचें। यानी हर तरफ से, ये इसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, हर तरफ से सिर्फ अपना ही फायदा देखना, दूसरे का फायदा ना सोचना, बल्कि चाहे नुकसान हो चाहे ऐसा कुछ भी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसीलिए लोगों ने क्या करा, जब उनकी बेचारे की फैमिलीज बर्बाद हो गई, उनके पास अब कुछ खाने को नहीं रहा, कुछ पीने को नहीं रहा, तो उन्होंने अपने जो वीवर्स जो थे, जो स्पिनर्स थे, उन्होंने अपना जो बिजनेस था, जो उनकी जनरेशन से चला रहा था, ये एक पुश्तैनी काम था, वो उनको छोड़ना पड़ा। दिस फोर्स देम टू गिव अप देयर ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन एंड दैट लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डीअर्बनाइजेशन। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है, इसने उन लोगों को बाध्य किया कि वो अपना जो भी काम वो पहले से करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें। इसी वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ और डीअर्बनाइजेशन भी हुआ। Increased pressure on land. The change resulted in increased pressure on agriculture. For generations, weavers and spinners had been practicing their crafts. They did not possess any other skills. So once they were jobless, they became agricultural laborers. Since modern machine-based industries developed late in India, they could not get absorbed in factories. As a result, there was large-scale underemployment in agriculture. अभी कह रहे हैं कि जब बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, तो अब हमारी जो ज़मीनें थी, ज़मीनें तो लिमिटेड होती है बेटा हमेशा ही, है ना। तो जो ज़मीनें थी उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। प्रेशर क्यों बढ़ने लगा कि जब ये रिजल्ट आया, यानी रिजल्ट जब ये आया, यानी जब ये लोग बेरोजगार हो गए, तो सब लोगों ने किस तरफ रुख किया, एग्रीकल्चर की तरफ रुख किया, ठीक है। तो जो जनरेशन थी, यानी जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, या इसके अलावा जो पेंटर्स थे, तो उन सब के पास जो है ये वाला काम तो रहा नहीं अब, क्योंकि अब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बंद होती चली गई, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा था, तो उनको सिर्फ क्राफ्ट्स ही आते थे, यानी यही काम आता था उनको, है ना।
लेकिन अब उनके पास कोई स्किल थी नहीं इसके अलावा। और यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके लिए भी मशीन्स का सीखना ज़रूरी था, ये बहुत सारे काम उसके अंदर आने चाहिए थे, और वैसे भी वो फिर ऐसे लोगों को क्यों रखते, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होगा, तरीके से जॉबलेस हो गए, इनके पास में जॉब नहीं बची। तो अब सारा का सारा जो वजन आया वो सारा का सारा वजन आ गया एग्रीकल्चर पर। तो अब ये लोग क्या बन गए, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए, यानी मजदूर बन गए, ठीक है, जो किसानों के साथ काम कर पाते हैं ऐसे मजदूर बन गए। तो अभी बता रहे हैं इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो काफ़ी बाद में हुआ था, तो इसलिए इनको जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर भी काम मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है सारा का सारा जितना भी अपना जितने भी लोग थे, पूरी पूरी गिल्ड्स थी, पूरी पूरी कम्युनिटीज़ थी, वो सब एग्रीकल्चर में लग गई। तो इससे क्या चीज़ सामने आती है, इससे सामने आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यानी जैसे सपोज कि एक खेत है ना, उस खेत के अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए 5, लेकिन उसमें काम कर रहे हैं 7, है ना, या 7 या 8 लोग काम कर रहे हैं, तो यानी वो जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनके बगैर भी काम हो जाएगा, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परछन बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। बज़ाहिर तो सबको लग रहा है कि हाँ जी काम हो रहा है, सब काम कर रहे हैं ना, उनकी सैलरी भी उनको मिल रही है, लेकिन वही सैलरी अगर वो 3 लोग हट जाएंगे वहाँ से तो उन 5 में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं और ज़रूरत इतनी की है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। तो यही हुआ एग्रीकल्चर में भी, सारा का सारा जो वजन था वो सब एग्रीकल्चर पर चला गया, क्योंकि सारे गिड्स थे, उनके पास कोई और स्किल्स थी नहीं, अपना उनको जो काम आता था वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो मार्केट में चल नहीं रहा था, है ना। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा, इसलिए उनको जो है वापस से एग्रीकल्चर में जाना पड़ा, और एग्रीकल्चर में जाने से उनकी जो एक तरीके से वो क्या हो गए, अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ गए, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अगली है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे हुई वो देखिए जरा। You have already read that Britain wanted India to remain a colony so that it could be exploited for the enrichment of their mother country. However, despite the reluctance of the British to start modern industries in India, the process of industrialization started in India from 1850. Most mills were set up by wealthy Indian businessmen. अब ये कह रहे हैं कि आप पहले से ही जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपकी ब्रिटेन जो है वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर रखना चाहता था। कॉलोनी का मतलब अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था, ठीक है। यहाँ से मिलने वाला जितना भी रॉ मटेरियल था, जितने भी रिसोर्सेज थे, उनका इस्तेमाल करके वो अपनी मदर कंट्री को यानी ब्रिटेन को एनरिच करना चाहता था, भर देना चाहता था, है ना। एनरिच का मतलब क्या होता है, यानी उसका विकास करना चाहता था, उसको बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पर पहुँचा देना चाहता था, है ना। हालांकि जो ब्रिटिश है, मतलब ब्रिटेन जो है, उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया था इंडिया में भी, क्यों, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा कि चलो भाई इंडिया का भी फ़ायदा करें, नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इंडिया का भी फ़ायदा करें। उनको यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे लगते थे जानवर से भी बदतर, ठीक है, चाहे वो मरे चाहे वो जिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए था। उनके हिसाब से जो बोले गए थे टैक्सेस थे वो उनको पेड चाहिए थे पूरे। तो कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी थी, ठीक है, 1850 में। अब सबसे पहले आती है कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल्स में देखते हैं, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854 बाय कोवासजी नाना भाई। बॉम्बे वॉज एन ideal center for setting up mills as it had easy access to raw cotton which was grown in the black soil region in western India. By 1900 nearly 100 mills were operating in Bombay. अब देखिए बेटा, अब देखिए कब तक बेवकूफ़ बनता रहेगा इंसान, थोड़ी बहुत तो अकल आएगी ना उसको, ठीक है, वो सीखता भी रहेगा साथ साथ देख करके। इवन जानवर भी जो होते हैं ना वो भी सीख जाते हैं, जब आपके साथ रहते हैं तो वो आपकी तरह बोलना भी सीख जाते हैं, बिहेव करना भी सीख जाते हैं इंटेलिजेंटली, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारे यहाँ पर भी फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल आखिरकार लग गई, ठीक है। कब लगी वो कॉटन टेक्सटाइल मिल जो लगी वो लगी बॉम्बे में, यानी मुंबई में, आज आप प्रेजेंट में उसको मुंबई बोलते हैं। कब लगी थी, 1854 में लगी थी। किसने लगाई थी, कोवासी नाना भाई ने लगाई थी। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के। और बॉम्बे में ही क्यों लगाई, क्योंकि बॉम्बे जो है वो एक आइडियल प्लेस है, आइडियल सेंटर है कोई भी मिल लगाने के लिए, प्लस कॉटन मिल लगाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि कॉटन की जो खेती होती है ना वो ब्लैक सॉइल में होती है, और कॉटन ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा बोलते हैं उसको। ब्लैक सॉइल जो है वो मुंबई में और गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये पूरे एरिया में यहाँ पर ब्लैक सॉइल ही है, ठीक है। और जो मौसम चाहिए होता है, यानी थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला मौसम चाहिए होता है, जैसे बरसात का मौसम हो जाता है ना, ऐसा मौसम चाहिए होता है उसके लिए। तो वो वहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोस्टल एरिया है, पानी की बिल्कुल करीब है, अरेबियन सी है उसके जस्ट बराबर में ही, तो इसलिए वहाँ और फिर पानी भी अवेलेबल है ना।
दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी बन करके तो उनको ले जाना आसान है, क्योंकि जो हम अगर देखें ना तो सबसे ज़्यादा सस्ता जो हमें पड़ता है तो वो हमें पड़ता है वाटरवेज। अगर हम सामान कहीं पर लेकर जाना चाहते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो भारी भारी सामान है तो एयरप्लेन में तो हो जाएगा नहीं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, वो महंगा बहुत पड़ेगा और रोडवेज से भी नहीं जा सकते सब जगह, ठीक। अब जैसे हमें सपोज अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए हम एरोप्लेन ही तो ले सकते हैं, बस तो नहीं है कोई बात की, बस से ट्रेन तो नहीं जाती है। अगर एरोप्लेन से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा और प्लस इतना भारी सामान एरोप्लेन लेकर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया रहता है वो रहता है वाटरवेज, वो सस्ता भी रहता है और प्लस जो है उसमें आप भारी से भारी सामान आराम से ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने वहाँ पर क्यों लगाई बॉम्बे में, ये मुंबई में क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक तो रॉ कॉटन बहुत इजीली अवेलेबल थी, है ना। अब भाई सपोज कि मुझे जो है कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए सामान चाहिए तो वहीं मुझे लेना पड़ेगा ना। अगर मैं करीब में ही कहीं लगाती हूँ फैक्ट्री, या आप लगाते हैं, कोई भी लगाता है, तो करीब में अगर हम लगाएंगे तो उसका जो किराया होगा वो बच जाएगा हमारा, है ना। तो वो किराया बच जाएगा तो उससे क्या होगा, वो हमारा जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो थोड़ी महंगी नहीं होगी, सस्ती होगी, ठीक है। अच्छा, 1900 में कह रहे हैं कि लगभग 100 मिल्स जो है वो बॉम्बे में चल रही थी, मुंबई में चल रही थी 1900 में, ठीक है। इन्हें लगभग 100 साल तक तो हम बिल्कुल बेवकूफ़ रहे, उनकी बातों को समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कदम उठाने शुरू भी किए। लेटर मैनी मोर मिल्स वर सेट अप, स्पेशली इन अहमदाबाद एंड कानपुर। मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर owned by Indians. Many weavers and spinners who had lost their source of livelihood due to the decline of the handicraft industries began to work in these mills. अब क्या हुआ, अभी कह रहे हैं कि 1900 के करीब लगभग 100 मिल्स जो है वो काम करने लगी थी, मतलब चलने लगी थी। उसके बाद और बहुत सारी मिल्स खोली गई, खास करके अहमदाबाद और कानपुर में, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में है, कानपुर यूपी में है। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो कॉटन मिल्स थी वो इंडियंस की थी, ज़्यादातर इंडियंस की थी वो। और कह रहे हैं कि जो बहुत सारे वीवर्स थे, जो लोग अपनी जो जॉब खो चुके थे, स्पिनर जो अपनी जॉब खो चुके थे, अपने जो उनका जो काम था वो बिल्कुल उनके हाथ से चला गया था, अब उन्होंने इन्हीं मिल्स पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। आप देखिए, अब अगला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The iron and steel industry started developing around the early 20th century. The Tata Iron and Steel Company (TISCO) was set up at Sakchi, now Jamshedpur, by Jamshedji Tata. अभी कह रहे हैं कि आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री थी वो उसने डेवलप करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया 20वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। और जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी थी, यानी टिस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है। इसको जो है कहाँ लगाया गया सबसे पहले, साक्षी, अब जो है जमशेदपुर में ये जगह, ठीक है बेटा। किसने लगाया था इसको, जमशेदजी टाटा ने लगाया था। बाय 1912 इट बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल। सून मैनी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज वर सेट अप इन बंगाल एंड मैसूर। अभी कह रहे हैं कि 1912 तक जो है पूरी तरीके से ऑपरेशन हो चुकी थी, यानी टोटली इसको ये खुद ही ऑपरेट हो जाया करती थी, यानी पूरी तरीके से मशीनों पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके अलावा जल्दी ही जो है बहुत सारी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज भी लगाई गई बंगाल और मैसूर में। The development of the iron and steel industry helped in the growth of engineering industries. कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ, जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज थी तो इनके विकास से या इनके डेवलपमेंट से क्या हुआ कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ग्रोथ हुई। अदर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, अभी हमने इतनी सारी पढ़ी बैठाया ना, कौन कौन सी पढ़ी हमने, कॉटन टेक्सटाइल पढ़ी, आयरन स्टील पढ़ी, दो तो पढ़ी है ना। आगे देखिए आगे कौन सी है। The jute industry was concentrated in Bengal. Most jute mills were owned by the British. अभी कह रहे हैं कि जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो भी लगाई गई बंगाल में, और ज़्यादा जूट मिल्स जो थी वो किसकी थी, वो ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। Coal mining started in a big way from the mid 19th century. The coal mines of Bihar, Bengal, and Odisha supplied coal for use in railways, other industries, and for smelting iron ore to make steel. अब कह रहे हैं कि साथ साथ क्या हुआ, कोल माइनिंग भी स्टार्ट कर दी गई। कोल माइनिंग का मतलब होता है यानी कानें जो होती है ना, जिसको हम खान बोलते हैं, कोयले की खान, है ना, हीरे की खान, ऐसे तो खान नहीं, वो कान होता है। तो कोयले की जो कानें हैं वो भी वहाँ पर लगाई गई बाकायदा, मतलब जहाँ जहाँ से कोयला मिल सकता था उनको। 19वीं सदी की मध्य की बात है, यानी बिल्कुल बीच की बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं कोल माइन्स कहाँ कहाँ पर होती है, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है, और झारखंड में। तो यहाँ पर ये कोल माइनिंग करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ से निकलने वाला जो कोयला है उसको सप्लाई किया जाने लगा रेलवेज़ के लिए, यानी जो ट्रेन चलाई जाती हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। देखिए बेटा, अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो आयरन स्टील जो होता है ना वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसको भी हमें ज़मीन से निकालना पड़ता है। फिर ज़मीन से निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है प्योर करते हैं। पहले प्योर करने के बाद क्या करते हैं, प्योर करने के बाद उसको उससे जो है हमें सपोज बर्तन बनाने हैं तो उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके उसको शेप करेंगे, मतलब शेप देंगे, तब जाकर वो बनेगा। तो जो मेल्ट करने के लिए गर्मी चाहिए ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, या तो हम पेट्रोल जलाएं या हम लकड़ियाँ जलाएं, पर इतना
आयरन जो है वो इतना हल्का तो होता नहीं कि लकड़ियों की लकड़ियों से जो हीट मिला उससे वो जल जाएगा, तो उसको बहुत हाई हीट चाहिए होती है, तो वो कोयले वगैरह से उसको इसका इस्तेमाल किया जाता था कोयले का इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आयरन ओर टू मेक स्टील, आयरन ओर से जो है स्टील बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। Other industries that received a spurt of growth during this period were sugar, cement, पेपर, मैचेस एंड ग्लास, यानी और वो इंडस्ट्रीज जिन्होंने मतलब इस टाइम पर जिन्होंने स्पर्ट ऑफ ग्रोथ, स्पर्ट मतलब बहुत अचानक बहुत तेज वृद्धि जिनमें हुई थी, तो वो कौन कौन सी थी, शुगर इंडस्ट्री थी, सीमेंट इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री, मैचेस और ग्लास इंडस्ट्री। मैचेस यानी जैसे माचिस की तीली वगैरह। चलिए आगे देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोग्रेस किस तरह हुई, प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, यानी उनके अंदर कैसे कैसे विकास, कैसे कैसे वृद्धि हो रही है, उसको कहना है। Industrial development in India was very slow and erratic during British rule. No steps were taken by the British to protect the nascent Indian industries. A policy of free trade was followed and the import duty levied on foreign goods was very low. अभी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हुआ था, यहाँ के बिजनेसमैन ने ये एक तरीके से अपना एक मतलब कदम उठाया था, ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा स्लो था। ये स्लो क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर इसके साथ ना गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, है ना। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट, गवर्नमेंट यानी वही ब्रिटिशर्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो तो इस बात से खफा ही थे ना, वही क्यों हमारे टक्कर पे क्यों आ रही है, इनकी क्या औकात है कि हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। इन्हें सब वो चाहते थे कि हम हर काम के लिए इन पर डिपेंडेंट रहें, ठीक है। तो बहुत ही स्लो था ये, ब्रिटिश रूल के अंडर जितना भी था, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा विकास हो, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया था, ठीक है। एक जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई थी फ्री ट्रेड की, वो सिर्फ किस चीज़ पर बनाई गई थी, यानी वही वाला जो पुराना वाला हिसाब था, यहाँ से जो सामान जाएगा तो वो महंगे से महंगा होकर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर, फिर वहाँ पहुँच जाएगा वहाँ टैक्स लगा देंगे, लेकिन वहाँ से जो सामान आएगा वो बिल्कुल फ्री आएगा, ठीक है। तो जाहिर है वो चीज़ें सस्ती रहेंगी, सस्ती चीज़ों को ज़्यादा लोग खरीदेंगे। इंडिजिनस गुड्स हैड टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड Britain goods. It was only during the period of the First World War 1914 to 18 when British industries were busy meeting the demands of the military that industries in India received major orders both from the domestic and the export market. अब ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंडिजिनियस गुड्स, इंडिजिनियस यानी जितने भी अलग अलग तरीके की गुड्स थी, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता था। क्यों सामना करना पड़ता था, वही मैंने आपको बताया नहीं था अब तक, है ना। अच्छा हमने जो है इंडस्ट्रीज तो लगा ली, लेकिन अभी हम इतना डेवलप भी नहीं थे जितना कि इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड हमसे 100 साल आगे, ठीक है। जब 100 साल आ गए तो यानी 100 साल आगे तो उस हिसाब से कुछ डेवलपमेंट भी हमसे ज़्यादा ही होगा, तो डेवलपमेंट ज़्यादा था, हमने इंडस्ट्रीज लगा ली, लेकिन अभी हमारे पास ना तो कोई गवर्नमेंट राइट हमें दे रही है, ना प्लस वो हमें सपोर्ट कर रही है, ना कहीं से प्रोडक्शन दे रही है, तो इस तरीके से हम बहुत कमज़ोर थे उस टाइम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमें जो है हमेशा ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता था, यानी इंडियन मेड गुड्स को और ब्रिटेन मेड गुड्स का दोनों का बहुत कॉम्पिटिशन रहता था, ठीक। कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, 1914 टू 18 जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके अंदर क्या था कि ब्रिटेन इंडस्ट्रीज जो थी, ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो मिलिट्री का सामान बनाने के लिए लगी हुई थी, मिलिट्री के सामान में बिजी थी। बाकी इसके अलावा जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए, उनको बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, चाहे वो एक्सपोर्ट के हो चाहे वो इम्पोर्ट के हो, यानी चाहे यहाँ के हों डोमेस्टिक हो, यानी इंडिया के जो ऑर्डर्स है वो भी मिले उनको, और प्लस बाहर की कंट्रीज के भी ऑर्डर्स मिले, क्योंकि ब्रिटेन की जो कंपनी थी उस टाइम पर वो बिजी थी कहीं और, ठीक है। Most industries in India were owned by the British who utilized the profits for the development of their own native land. There was also no effort to develop industries in India in a uniform and sustained manner. While sporadic progress was witnessed in some areas, other regions remained largely backward. अब ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही थी, यानी ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे उसको यहाँ पर, इन चीज़ों को डेवलपमेंट को यहाँ पर लेकर आए थे वो लोग, ठीक है। तो और वो उसका इस्तेमाल भी करते थे, क्यों इस्तेमाल करते थे, यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए, यहाँ से प्रॉफिट लेते थे ताकि वो क्या कर सकें, अपनी जो नेटिव लैंड है यानी अपना जो उनका जो ब्रिटेन है उसको डेवलप कर सकें, उसका विकास कर सकें, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट, कोई भी कोशिश नहीं की कि वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अच्छे से तरीके से बनाएं, उनको अच्छे से चलाएं, ठीक है, उनको सस्टेन रखें। सस्टेन का मतलब क्या होता है, यानी अभी वो यहाँ पर हैं, जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद आगे के लोग इसको यूज़ करें, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कुछ ही एरियाज ऐसे थे जहाँ पर हमें स्पोरेडिक प्रोग्रेस, यानी बहुत अच्छी प्रोग्रेस नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर जो एरियाज थे बिल्कुल बैकवर्ड थे, वो उन्होंने उनको आगे आने ही नहीं दिया, ठीक है बेटा। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी wrote in his book Poverty and British Rule in India that throughout the British rule there was a continuous drain of wealth from India to Great Britain. This drain of wealth took many forms, one of them
बीइंग द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसके अंदर मतलब उन्होंने उस ज़माने में लिखी थी ब्रिटिश यहाँ पर थे, ठीक है, ये उनकी किताब का नाम है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कह रहे हैं कि उस ज़माने में क्या था कि क्या हो रहा था, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ की सारी दौलत जो है वो पूरी ब्रिटेन में ढुल रही थी। ढुलने का मतलब क्या था, भर भर के लेके जाते हैं ना दोनों हाथों से, ऐसे भर भर के लेकर जा रहे थे यहाँ की सारी दौलत, ठीक है। तो उसमें से एक तरीका ये भी था, अलग अलग तरीके थे, यानी कभी कोई टैक्स लगा दिया, कभी कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ मतलब हक में अपनी चीज़, हर चीज़ को जो है अपने अंडर लेना, हर चीज़ को पर अपना कब्जा कर लेना, उसके लिए कोई एक्ट लगा दिया, कोई कानून बना दिया, खुद ही कानून बनाया, खुद ही उनके ऊपर अमल कर लिया, ठीक है। तो ऐसा वो करते थे। तो उसमें से एक तरीका ये भी था कि उन्होंने यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ लगाई थी तो वो पूरी कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। During the early 20th century, an important agenda before the nationalist leaders was the popularization of clothes produced in India. Mahatma Gandhi in particular asked the people to boycott British clothes and use hand-woven clothes instead. अब ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा सामने आया, ठीक है, जो कि नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो चाहते थे कि भाई यहाँ से ये लोग जाएँ ताकि हमारा स्वराज स्थापित हो सके, यानी हमारी कंट्री तो हम अपना ही खुद ही शासन करें यहाँ पर, बजाय कि बाहर के लोग आकर हम पर शासन करें, है ना। जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीज़ को पॉपुलराइज किया। पॉपुलराइज क्या था, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी क्लोथ यूज़ किया जाएगा ना लोगों के द्वारा, इंडिया के लोगों के द्वारा, वो इंडिया का ही होना चाहिए, ठीक है। यानी उन्होंने क्या करा, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने ये लोगों से कहा कि भाई आप जो है ब्रिटिश कपड़े का बिल्कुल बायकॉट कर दें, बिल्कुल इसको यूज़ ना करें, और क्या यूज़ करें, आप इंडिया का कपड़ा यूज़ करें जो हैंड वोवन क्लोथ, यानी हाथ से बना हुआ है, ठीक है। दिस वॉज एन अटैम्प्ट टू रिवाइव द डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये एक तरीका था, एक कोशिश थी कि ताकि जो इंडिया की जो डाइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो इतने पहले इतनी बढ़िया चल रही थी, उनको वापस से अपनी जगह पर लाया जा सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो द ब्रिटिश वर फोर्स टू गिव सम प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज। कह रहे कि जब नेशनल मूवमेंट चलना शुरू हुई, यानी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, तो उस ज़माने में उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को ये फोर्स किया गया कि भाई नहीं, आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हमें भी देनी पड़ेगी, है ना, यानी हमारी इंडस्ट्रीज को भी आप प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लिए भी कुछ ऐसा कानून बनाएंगे जिससे उनको जो है वो डूबे ना, है ना। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि जब इंडिया को आज़ादी मिल गई तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो इंडिया के लिए की गवर्नमेंट के लिए सबसे टॉप पर था, यानी सबसे ज़्यादा वो क्या चाहते थे कि भाई हमारा भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ताकि हम भी क्या करें, हम भी जो है बाहर से दूसरी कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और अपने मतलब देश के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाएं, ठीक। पहले आगे देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ केस स्टडी, क्या है इसके अंदर, अ क्लोज रेट्रोस्पेक्टिव लुक एट आवर हिस्ट्री सजेस्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन इन इंडिया इज परहैप्स एज ओल्ड एज मैनी अदर क्राफ्ट्स dating to as far back as the Harappan age. Discovery of spindles and pieces of cotton cloth might indicate that the Harappan people and had the knowledge of weaving. कह रहे हैं कि बहुत ही करीब से अगर हम देखें और बहुत ही पुराने ज़माने से की अगर हम बात करें तो हमें जो है इतिहास ये बताता है कि हमारे यहाँ पर बुनाई और कढ़ाई वगैरह के जो काम हैं वो बहुत पुराने ज़माने से होते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया काम था जो हमने सीखा था, ये बहुत पुराने ज़माने से होता आ रहा है, ठीक है। अगर हम हड़प्पन एज की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें जो 4000 साल पुरानी है, तो उस टाइम पर भी जो है क्या था, उस टाइम पर भी हमारे जो साक्ष्य मिलते हैं, जो हमें एक तरीके से एविडेंसेस मिलते हैं, तो उसमें भी स्पिंडल्स थे, कॉटन के पीसेस हैं, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन जो लोग थे, उस इतने साल पुराने जो लोग थे, वो भी जानते थे कि वीविंग क्या होती है, बुनाई क्या होती है। इन द वैदिक लिटरेचर देयर आर रेफरेंसेस टू द मेथड्स ऑफ वीविंग एंड स्पिनिंग. Ancient texts speak of various centers of textiles in central eastern India. Raw materials such as silk, jute and cotton were grown in abundance in India, which encouraged a thriving textile industry. तो कह रहे हैं कि अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें, वैदिक लिटरेचर बेटा आता है प्राचीन इतिहास में, है ना। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो वैदिक लिटरेचर वहाँ से मिलता है हमें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं कि किस तरह वीविंग और स्पिनिंग की जानी चाहिए, ठीक है। या और इसके अलावा और प्राचीन हमें टेक्स्ट मिलते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया के अंदर, इंडिया के सेंटर में और ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे क्या है सेंटर्स थे, ठीक है, कपड़े वगैरह के लिए। रॉ मटेरियल्स जैसे सिल्क है, जूट है, कॉटन है, तो ये इंडिया में उगाए जा रहे थे। तो जाहिर है कोई चीज़ तभी तो उगाई जाएगी जब उसका यूज़ हमें पता होगा, है ना। भाई कोई चीज़ उग रही है तो वो ऐसे थोड़ी उग रही है, बाकायदा उसको इतने बड़े लेवल पर उगाया जा रहा है, तो उसका हमें यूज़ पता है, हमें पता है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया के लिए ये कोई एक नई बात नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों ने मिलकर के एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, इंकरेज किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो बननी चाहिए। ठीक। By the end of 17th century, the British East India Company had already embarked on the policy of exporting Indian silks and various other cotton fabrics to other countries. These included the famous fine muslin cloth of Bengal, Bihar, and Odisha. Each region of the subcontinent developed its own distinct textile identity, reflected in the weave and pattern of the fabric and in the way it was worn. तो अब कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के आखिर में, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ आ चुके थे, तो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या करा, उसने इंडिया का जो सिल्क था और इसके अलावा जो वेरियस कॉटन फैब्रिक्स थे उन सब पर, जो जैसे अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, अमेरिका भी जा रहा था और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा था, उन सब पर क्या करा, बैन लगा दिया। उन्होंने कहा सिर्फ आप हमें बेचेंगे लेकिन वो भी बहुत कम कीमतों पर। ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर जो फेमस कपड़ा था कि मुस्लिम क्लोथ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बनाया जाता था ये, है ना। तो इसके ऊपर भी उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। सारा फायदा इनको खुद अपने आप पास चाहिए था सब कुछ। तो अब कह रहे हैं कि हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यानी हमारा जो इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स तो अभी बने हैं, लेकिन एरियाज तो थे ही, जैसे बिहार है, पटना है, उड़ीसा है, या झारखंड है ना, या महाराष्ट्र, मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग जगहें थी। तो अलग अलग जगहों पर बनने वाला कपड़ा अलग अलग टाइप का होता था। ठीक है। उसको बुनने का तरीका, उसके ऊपर कढ़ाई का तरीका, ये अलग अलग तरीके से हमें पता चल जाता था। जैसे अभी भी अगर हम बात करते हैं, सपोज मधुबनी आर्ट है, मधुबनी आर्ट बिहार की है ना, तो ये एक जगह से तो रिलेटेड है ना। जैसे अगर हम बात करें वर्ली आर्ट मुंबई की है, तो ये हमें पता चल जाता है कपड़ों पर भी अगर हम देखेंगे ना, तो वर्ली आर्ट अगर बनी है तो इट मीन्स की मुंबई से आएंगे। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा बहुत कॉमन हो चुकी है चीज़ें कि कोई भी चीज़ कहीं भी बन जाती है, बस मशीन लगाने की देर है ना। ऐसा नहीं कि भाई अब यही बनेगा ये, लेकिन एक पहचान होती है। तो अब उन सब जगहों ने अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी थी, टेक्सटाइल आइडेंटिटी थी उनकी, जो उनके काम से झलकती थी। जिस तरीके से वो कपड़ा बुनते थे, जिस तरीके से वो उस पर कढ़ाई करते थे, जैसे वो पैटर्न उस पर बनाते थे, तो हमें अंदाजा हो जाया करता था कि ये कपड़ा कहाँ का है। ठीक है बेटा। कांचीपुरम, अहमदाबाद, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, चंदेरी, पैठान, गढ़वाल एंड कश्मीर पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। द कंट्री एंजॉयड अ ह्यूज ट्रेड सरप्लस। तो अब कह रहे हैं कि ये सब जगहों के नाम हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर सब में क्या होता था, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे टेक्सटाइल्स के लिए, पुराने ज़माने से होते आए। ठीक है। तो कह रहे हैं हमारी जो कंट्री थी वो बाकायदा बहुत ही ह्यूज ट्रेड, बहुत अच्छा बड़ा हमारा व्यापार था और वो काफ़ी था, बहुत मतलब खूब फैला हुआ था, है ना। उसको एंजॉय कर रही थी, उसको डेवलपमेंट चल रही थी धीरे धीरे। लेकिन जब ब्रिटेन यहाँ आया तो यहाँ पर आकर उसने सब डेवलपमेंट को सत्यानाश कर दिया। ठीक है। सब कुछ मिट्टी में मिला दिया और सारा फायदा अपने लिए निकाल करके हमारी पूरी की पूरी कंट्री को निचोड़ कर रख दिया। ठीक है। यानी यहाँ से सारी वेल्थ भी वहाँ ले गए, यानी जितनी भी चीज़ें थी, रॉ मटेरियल भी वहाँ पर लेकर चले गए। ठीक है। यहाँ की पूरी जड़ें जो है वो कमज़ोर कर दी। As we have already studied, the coming of the British destroyed the hand spinning industry with the influx of machine spun yarn from Britain. The East India Company imposed heavy taxes on Indian handloom to protect British textile industry. Many of the traditional weavers were left without any source of income and were forced to do other jobs. However, some ambitious Indian entrepreneurs set up indigenous industries. तो भी कह रहे हैं कि हमने, जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं अभी तक, कि जब ब्रिटेन यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक हैंड स्पिनिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद। ठीक है। और इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, जो यहाँ का बनने वाला कपड़ा था उसका कंपटीशन किससे करवाया, अपने ब्रिटेन में बनने वाले मशीनी कपड़े से। ठीक है। जो कि ज़ाहिर कंपैरिजन में सस्ता भी था और मजबूत भी था। मजबूत से मतलब ये है कि जब ज़ाहिर है वो मशीन से बुना जा रहा है तो उसके अंदर मजबूती तो लानी पड़ेगी उनको। मशीन से कोई हल्की फुल्की चीज़ तो बुनी नहीं जाएगी, है ना। हाथ से क्या करते हैं, हाथ से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा निफाजत से चीज़ बुनी जाएगी, तो वो चीज़ महंगी भी बनेगी और प्लस वो बहुत नाजुक सी होगी, नफीस सी होगी बिल्कुल, है ना। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी चीज़ों पर बहुत हैवी टैक्स लगा दिया ताकि वो बाहर जा ही ना पाए, और अगर जाए तो लोग खरीदे ही ना। तो इस तरह उन्होंने हमें पूरी तरीके से क्या कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे, हालांकि कुछ एम्बिशियस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे। एम्बिशियस मतलब ये नहीं उन्होंने हार नहीं मानी, वो कुछ कोशिश करते रहे। तो उन्होंने और इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई। ये नहीं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई तो बस हाथ रखकर बैठ गए, तो कोशिश करते रहे। ठीक है। और ऐसी इंडिजिनियस होता था बहुत सारे अलग अलग तरीके की, अगर ये नहीं चल रही तो ये सही, ये नहीं चल रही तो ये सही। जैसे अभी हमने आयरन एंड स्टील की बात करी है ना, अभी इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन की, पेपर की, मैचेस की, ग्लास की, इन सब की इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई। ठीक है।
कोवासी नाना भाई established the first cotton mill in Mumbai in 1853. Jamshedji Tata set up the Empress Mill in Nagpur in 1867. Many cotton mills were set up in Ahmedabad, Sholapur and Nagpur. The Swadeshi movement gave a major fill up to the cotton industry as demand for indigenous क्लोज इंक्रीज। अभी कह रहे हैं कोवासी नाना भाई ने क्या करा, अपनी फर्स्ट कॉटन मिल जो लगाई थी मुंबई में 1853 में लगाई थी उन्होंने। जमशेदजी टाटा ने जो अपनी एम्प्रेस मिल लगाई थी, यानी वो जो स्टील के लिए लगाई थी, स्टील एंड आयरन स्टील, नागपुर में लगाई 1867 में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कॉटन मिल्स वजूद में आई, अहमदाबाद में, शोलापुर में, नागपुर में। ठीक है, और साथ साथ इन सबको जो मजबूती दी वो दी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मैंने आपको बेटा अभी गलत बता दी, स्वाभिमान के आंदोलन है ना, मतलब वो किसी और चीज़ के लिए था, इस चीज़ के लिए स्वदेशी मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर कहते हैं जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने देश के बारे में इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इससे जो है इन चीज़ों को क्या मिली, इन चीज़ों को मजबूती मिली, इन इंडस्ट्रीज़ को मजबूती मिली। क्यों? क्योंकि चलो अगर बाहर नहीं जा रहा, कम से कम देश के लोग तो खरीद रहे हैं ना, कम से कम इतना तो फायदा हो रहा है। दूसरी बात क्या थी कि देश के लोग खुद मजबूर थे बेचारे। क्यों? क्योंकि जो बाहर से आने वाला सामान है, तो ये कि लोगों को जहन में रहता है ना भाई बाहर की चीज़ है, एक तो ये। दूसरी बात ये कि चीज़ सस्ती और मजबूत है। ठीक है, तो इसलिए जो है लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। However, traditional hand-spun textile industry got a new lease of life when Mahatma Gandhi encouraged the use of spinning wheel and the clothes spun out of it, खादी in the first half of the 20th century। कह रहे हालांकि ट्रेडिशनल जो हैंड स्पन टेक्सटाइल था, यानी उस तरीके से कपड़ा बुनते हैं ना, वो उसको भी एक तरीके से नई जिंदगी मिल गई जब महात्मा गांधी ने इसको प्रमोट करना शुरू करा, एनकरेज करना शुरू करा। ठीक है, उन्होंने स्पिनिंग व्हील को, यानी उस चरखे को, उससे बुनने वाले कपड़े को बहुत ज़्यादा क्या करा, मतलब लोगों के बीच में बहुत फैमिलियर बनाया। ठीक है, और कहा कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्किल है और सबको आनी चाहिए। और ये कब की बात है बेटा, ये आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की बात है, यानी 20वीं सदी की शुरुआती सालों की बात है, यानी जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, यानी 1947 की, से पहले की। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे, अभी देखिए परसों 2 अक्टूबर को जो है आपका गांधी जयंती गई है, तो गांधी जयंती पर अब तो फिलहाल लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर सब कुछ बाहर हो नहीं रहा है। अदरवाइज बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करवाए जाते हैं जगह जगह पर, है ना। तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन जो होता है वो स्पिनिंग व्हील का भी होता है, यानी स्पिनिंग का भी होता है, यानी वहाँ पर बच्चों से जो है स्पिनिंग करवाई जाती है, फिर उसके बाद उनको जो जीतता है उसको प्राइज वगैरह दिए जाते हैं। बड़ा चैप्टर जो है वो हमने पढ़ लिया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के जुल्म से भरी हुई है ना, यानी उन पर जो उन्होंने जो हम पर जुल्म और ज़्यादती की है, जो भी हमारे एक्सप्लॉइट किया है, तो इससे ही भरी हुई है। तो हमने एक चैप्टर आज पढ़ लिया है अपना, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आप क्या प्रैक्टिस वर्क है इसके अंदर। देखिए बेटा, ये आपका प्रैक्टिस वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है ए। ठीक है, इसमें ओरल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जरा। फर्स्ट है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड। तो उसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी, है ना। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड, है ना, पहले वॉज लगाएंगे, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे और ब्रैकेट में मुंबई, क्योंकि ये प्रेजेंट में उसको मुंबई बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कॉपी में करना है आपको अपनी हिस्ट्री की, और कॉपी में करने से पहले एक बार ऐसे सेकंड बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड बनाने के बाद सबसे पहले आप लेसन नंबर डालिएगा, लेसन नेम डालिएगा, ग्लॉसरी कीजिएगा इसकी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो ग्लॉसरी है वो ग्लॉसरी करेंगे, उसके बाद फिर आप ये वाला काम करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जमशेदजी टाटा इज क्रेडिटेड फॉर सेटिंग अप विच इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं कि जमशेदजी टाटा जो है उनको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो कौन कौन सी हम लिखेंगे, जमशेदजी टाटा इज क्रेडिटेड फॉर सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्या लिखेंगे बेटा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बीच की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड देखिए, व्हेन वाज डिस्को एस्टैब्लिश्ड। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, डिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 अगस्त 1907। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है आपको बुक में, या बीच में कॉमा जरूर लगाइएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है बी, इसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक करेक्ट ऑप्शन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्लैंक ओपनड अप अ वास्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, पेटाबोली, बंगाल, पंजाब, अवध। तो बंगाल का रास्ता खुलने से जो है पूरा जो हमारा मार्केट जो थी पूरी, वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से भर गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इन द नॉर्थ एंड ब्लैंक इन द ईस्ट बिकेम डिजर्टेड। आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो है ये दोनों जगह जो है वो क्या हो गई, डिजर्टेड हो गई, यानी बिल्कुल खाली हो गई, बिल्कुल एक तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ना आपको दो दो के पेयर्स दे रखे हैं, जगहों के पेयर्स दे रखे हैं यहाँ पर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाँ नॉर्थ वाला हमें लिखना पड़ेगा। अब जैसे ढाका है तो ढाका ईस्ट में था, तो यानी यहाँ ये तो नहीं आएगा। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद भी नहीं है नॉर्थ में। सूरत भी, सूरत वेस्ट में आता है। लखनऊ है नॉर्थ में, है ना, तो लखनऊ इन द नॉर्थ एंड ढाका इन द ईस्ट बिकेम डेजर्टेड। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। उसके बाद थर्ड देखिए, दादा भाई नेहरू जी रोट अबाउट इंडियाज ड्रेन ऑफ वेल्थ इन दिस बुक। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि किस तरह इंडिया की जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, वो कहाँ चली गई, सबकी सब ब्रिटेन चली गई। कौन सी बुक थी उनकी, तो बड़ा चैप्टर में देखा था आपने, ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पर टिक कर लीजिए आप। उसके बाद फोर्थ देखिए, दिस एक्ट वॉज पास इन ब्रिटेन टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लोथ इन टू इंग्लैंड। कह रहे हैं ये एक्ट पास किया गया था कि इसके अंदर मतलब इसके तहत जो है जो प्रिंटेड क्लोथ्स थे वो इंग्लैंड में नहीं आएंगे। तो कौन सा एक्ट था ये बेटा, कैलिको एक्ट था, है ना। उसके बाद फिफ्थ देखिए, बाय द लेट 18th सेंचुरी द ब्लैंक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली, है ना, कि 18वीं सदी के आखिर में आते कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। ठीक, ये है आपका थर्ड वाला। बेटा बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट में फिलअप्स हैं आपके। फर्स्ट है कंडीशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ लिखा हुआ है वर्कंड, इसको ना के को आप कट करके एस कर दी, वर्सेंड है ना, यानी इंडिया के इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी, यानी बहुत बदतर हो गई थी। कब, किसके आने से हुई थी, ब्रिटिश के आने से। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिश लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड है, इन द प्री ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क क्लोथ। कह रहे हैं कि प्री ब्रिटिश पीरियड यानी जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे तब तक इंडिया जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर था कॉटन, वूल और सिल्क क्लोथ का। उसके बाद थर्ड देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड है इसका आंसर आपका। फोर्थ है द कैलिको एक्ट बैन द इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटेड क्लोथ कमिंग इनटू ब्रिटेन, है ना, प्रिंटेड क्लोथ को उन्होंने बैन कर दिया था। फिफ्थ है आपका, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द कैलिको एक्ट इन 1720। कैलिको एक्ट कब पास हुआ था, 1720 में। ठीक है बेटा, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में यहाँ पे टिक राइट एंड रॉन्ग, तो उसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, आई मीन करेक्ट स्टेटमेंट है, उस पर टिक करना है आपको, राइट टिक करना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर क्रॉस टिक करना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट है, इंडियन क्राफ्ट्समैन प्रॉस्पर्ड इन द कॉलोनियल पीरियड। कह रहे हैं कि इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फले फूले थे कॉलोनियल पीरियड में, नहीं, वो बेचारे बहुत बदतर हालात में आ गए थे, जॉबलेस हो गए थे, है ना, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई आपकी। सेकंड देखिए, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इनटू इंग्लैंड। कह रहे हैं जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ के कपड़े को, इंडियन टेक्सटाइल को इनकरेज किया था इम्पोर्ट करने के लिए, नहीं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, बल्कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इंडिया को एक बिल्कुल ही उनके ऊपर कानून लगवा दिया था, कैलिको एक्ट लगवा दिया था कि इंग्लैंड में इंडिया का कोई कपड़ा नहीं आएगा, प्रिंटेड कपड़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशनाइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। यस, इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए राइट। इसके बाद फोर्थ है, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन बॉम्बे बाय जमशेदजी टाटा। यानी फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो बॉम्बे में सेटअप की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, नहीं बेटा, तो ये भी आपकी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये उन्होंने की थी नाना भाई ने, है ना। तो फिफ्थ है आपका, महात्मा गांधी आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट ब्रिटिश क्लोथ एंड यूज्ड हैंड वोवन क्लोथ इंस्टेड। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आप ब्रिटिश क्लोथ को बायकॉट करें, यानी उसका इस्तेमाल बंद कर दें और हैंड वोवन क्लोथ का इस्तेमाल करें। यस, तो ये राइट स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी। डी के अंदर आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडिया सिटी वॉज एन आइडियल सेंटर फॉर सेटिंग अप टेक्सटाइल मिल्स। कह रहे हैं इंडिया की कौन सी सिटी जो है वो टेक्सटाइल मिल को सेटअप करने के लिए टेक्सटाइल मिल वहाँ लगाई जा सकती है, ऐसी कौन सी सिटी है। तो बेटा मैंने बताया था आपको बॉम्बे, मुंबई, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो ह्यूमिडिटी वाला है, यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल है, और वहाँ कोस्टल एरिया है, पानी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह लिखेंगे बॉम्बे और ब्रैकेट में मुंबई भी लिखेंगे, इज द इंडियन सिटी विच वॉज एन आइडियल सेंटर फॉर सेटिंग अप टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा, विच वॉज। उसके बाद सेकंड देखिए, इन विच ईयर डिड डिस्को बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। कह रहे हैं कौन से साल में डिस्को ऑपरेशनल हो गई थी पूरी तरीके से, तो हम लिखेंगे बाय 1912, इस तरह लिखेंगे पहले, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे डिस्को बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल, बिकम का बिकेम कर दिएगा। ठीक है बेटा, सेकंड फॉर्म। उसके बाद थर्ड आएगा, हु आस्क्ड इंडियंस टू बायकॉट ब्रिटिश क्लोथ एंड यूज हैंड वोवन क्लोथ। किसने कहा था ये कि आप ब्रिटिश क्लोथ का बायकॉट करें और हैंड वोवन क्लोथ का
इस्तेमाल शुरू कर दें। तो बेटा महात्मा गांधी ने कहा था, अभी ऊपर भी देखा था हमने। तो आप लिख देंगे महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस टू बायकॉट ब्रिटिश क्लोथ एंड यूज हैंड वुवन क्लोथ, यानी सिर्फ हु की जगह पर महात्मा गांधी आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ कट कर दीजिए आप। फिफ्थ देखिए, व्हाई वाज क्लोथ मेड इन इंग्लैंड वाज लेस एक्सपेंसिव देन क्लोथ मेड इन इंडिया। तो अब इसका आंसर देखने के लिए आप आ जाइए पेज 37 पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंग्लैंड में बनने वाला कपड़ा सस्ता क्यों था इंडिया में बनने वाले कपड़े के कंपैरिजन में। बेटा देखिए इसका आंसर यहाँ पर है आपका बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हेडिंग में आ जाइए। क्लोथ बिगेन टू बी मेड ऑन मशीन्स, दिस मेड इट चीपर देन क्लोथ मेड बाय हैंड। द इंडियन क्राफ्ट्समैन हु मेड क्लोथ बाय हैंड हैड टू कम्पीट विद द मशीन मेड क्लोथ ऑफ ब्रिटेन। यहाँ तक ठीक है बेटा, D5 का आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई पार्ट देखिए बेटा, इसका ई पार्ट में क्या है। ई पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट द इंडियन टेक्सटाइल्स। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंडियन टेक्सटाइल्स को किस तरह इम्पैक्ट किया, किस तरह उस पर असर डाला। ठीक है, तो जाहिर है वो नेगेटिव था इम्पैक्ट। फिर भी देखते हैं ये पेज 38। ये देखिए बेटा इसका इम्पैक्ट की हेडिंग बनी हुई है ना यहाँ पर। हाँ, इसके अंदर से लिखिए यहाँ से द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यहाँ से लिखेंगे आप, और इस पैराग्राफ के एंड तक जॉबलेस। ये इम्पैक्ट हुआ था कि जितने भी वीवर्स थे वो सब क्या हो गए थे, जॉबलेस हो गए थे, और हमारा पूरा का पूरा जो हैंडीक्राफ्ट मिल्स थी या टेक्सटाइल मिल्स थी वो सब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई थी, है ना। तो ये हो गया आपका ई का फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्करेज द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। कह रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल्स को किस तरह डिस्करेज किया, यानी किस तरह उनको जो है मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया, फलने फूलने नहीं दिया, है ना, किस तरह निरुत्साहित किया। तो पेज 37 पर आइए इसके आंसर के लिए। ये देखिए बेटा इसकी हेडिंग में आइए, द अपरोर इन इंग्लैंड। इसके अंदर यहाँ देखिए सेकंड जो सेकंड लाइन में आपका यहाँ लिखा हुआ इन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन 1720 द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यहाँ से लिखेंगे, और ये पूरा नीचे तक का पैराग्राफ पूरा ये हो गया आपका ई का सेकंड। किस तरह किया था उन्होंने कि कैलिको एक्ट लगा दिया कुछ प्रिंटेड क्लोथ के इम्पोर्ट पर, ठीक है, और दूसरा क्या किया, और हैवी ड्यूटीज लगा दी और बाकी सामान के ऊपर, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे चीज़ें महंगी हो गई, और वहाँ की जो चीज़ें थी ज़ाहिर सस्ती रही, वहीं बन रही थी, वहीं पर भी उनको बेचा जा रहा था, तो इसलिए जो है वो सस्ती हो गई, और इंडियन जितना भी इंडियन गुड्स जो थे वो सब महंगे हो गए। तो इस तरह उन्होंने डिस्करेज किया इंडियन टेक्सटाइल्स को। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड में क्या है, वाई वॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्लो एंड एरेटिक। कह रहे हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो बहुत स्लो और एरेटिक क्यों था, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से क्यों चल रहा था वो, है ना। तो पेज 39 पर इसका आंसर देखिए। देखिए बेटा यहाँ से आइए, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी हेडिंग में आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लिखना है इसको 1 2 3 4। फोर्थ लाइन में लिखा हुआ ब्रिटिश गुड्स, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये है आपका ये का थर्ड आंसर। इसका मतलब ये था कि ये स्लो एरेटिक इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश रूल में किसी भी ब्रिटिशर ने, यानी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज खुल रही थी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। उन पर वैसे ही ड्यूटीज लगाए रखी, कोई उनको थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं दिया कि वो थोड़ा फल फूल पाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपका एफ है, एफ पार्ट है। अब इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन से 4 में से हम सिर्फ 2 ही करेंगे, है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड आप कट कर दीजिए, सेकेंड एंड फोर्थ हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस 2 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इसका आंसर आप लिखेंगे 2 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स वर। इसके बाद आ जाइए पेज 37। तो बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट कराया आपने, है ना, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखिएगा। द फंडामेंटल से लेकर के नॉट स्ट्रॉन्ग तक फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद सेकंड देखिए, बाय द लेट 18th सेंचुरी से लिखेंगे, और यहाँ नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ रिडक्शन इन डिमांड, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका F2। अब F4 पर आ जाइए। F4 में बेटा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिक्लाइन से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे पेज 38 पर। देखिए बेटा यहाँ पर है द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना इस पैराग्राफ के एंड तक, एंड डी अर्बनाइजेशन, तो सारे इफेक्ट्स और इम्पैक्ट इसके अंदर ही आ गए, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से बहुत ज़्यादा डी अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गई। तो ये हो गया आपका F4। तो बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, इसको हमने पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है, और साथ साथ इसका सारा जो प्रैक्टिस वर्क है वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।